हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, या तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पनाएं, ओस्टर्ड के नियम और ओस्टर्ड के नियम, मैक्सवेल के नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, किसी धारावाही कुंडली के केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और किसी कुंडली के बाहर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार की हम बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना को ऐसे समझा जा सकता है, जब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई जा करके एक बल आघूर्ण आरोपित, एक बल आघूर्ण का अनुभव करे, सुई के ऊपर एक बल आघूर्ण लगा हुआ है, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए, जैसे कि एक दंड चुंबक ले लीजिए। सपोज कीजिए ये एक दंड चुंबक है। देखिए, मान लीजिए ये सिरा नॉर्थ सिरा है और ये सिरा साउथ सिरा है। ठीक है, तो इस नॉर्थ सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके साउथ सिरे की ओर जाएंगी। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगी और वो वक्र बनाते हुए साउथ की ओर जाएंगी। वक्र बनाते हुए क्या करेंगी, साउथ की ओर जाएंगी। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ देखिए, नॉर्थ सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके साउथ सिरे की ओर जा रही है। ठीक है, साउथ सिरे में प्रवेश करती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलती है और साउथ में जाती है और ये इसके अंदर से होती है, वापस फिर यही निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे वापस आ जाएंगे घूम के, यहाँ से ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे ही आ जाएंगे घूम के। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक, ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। अब हम लोगों ने ये मान रखा है कि ये चुंबक है और ये नॉर्थ सिरा है और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके साउथ की ओर जाती है। हम इसके में क्या करते हैं, एक सुई लेते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ सिरा है। ये चुंबकीय सुई है, इसका ये सिरा नॉर्थ है और ये सिरा साउथ है। जिस ओर कैप होगी वो सिरा साउथ होगा और नॉर्थ होगा। इसमें भी कैप वाला सिरा नॉर्थ। देखिए, यदि हम इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लेके आ जाते हैं, ठीक है, धागे में बांधकर यहाँ ले आते हैं, ठीक है, सुई को, तो ये सुई अपने आप ही घूमकर इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, इसका नॉर्थ सिरा इस दंड चुंबक के साउथ सिरे की ओर हो जाएगा। ये जो नॉर्थ सिरा है घूम करके ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, साउथ की ओर। चाहे हम धागे को सुई को ऐसे रख ले तब भी घूम के ऐसे हो जाएगी, चाहे हम सुई को ऐसे रख ले तब भी घूम करके ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहाँ है, यहाँ से यहाँ ऐसे। ठीक है, कहाँ से निकल रही चुंबकीय बल रेखा, नॉर्थ से निकल रही और जा कहाँ रही, साउथ में। जो इस सुई की बल रेखाएं होंगी वे किस दिशा में गति करेगी, वे भी तो नॉर्थ से साउथ की ओर चलेगी। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखा इस चुंबक की बल रेखा और सुई की बल रेखा एक ही दिशा में हो जाती है ऐसे। तो धागे में बंधी हुई इस चुंबकीय सुई को किसी भी प्रकार से दंड चुंबक के पास लेकर के आइए, वो सुई क्या करती है, एक निश्चित दिशा में घूमकर ठहर जाती है। आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगी, आप ऐसे करोगे तब भी वो ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये घूमकर क्या होती है, एक निश्चित दिशा में ठहरती है। एक निश्चित दिशा में सुई तब ठहरती है जब सुई के ऊपर बल आघूर्ण कार्य करता है, क्योंकि सुई को घुमाने के लिए दोनों सिरों पर फोर्स लगाना जरूरी है। देखिए, जैसे कि हम सुई को यहाँ पे लेकर आए तो सुई पर एक फोर्स लगना चाहिए इस दिशा में और एक फोर्स लगना चाहिए इस दिशा में, ताकि ये ऐसे रोटेट हो सके। ठीक है, अगर ऐसे है तो इस पर एक फोर्स लगेगा ऐसे और एक फोर्स लगेगा ऐसे, ताकि ये ऐसे रोटेट हो सके। ठीक है, तो दो बल सुई पर कार्य करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस बात को यहाँ पर कैसे लिखा गया, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण सुई एक निश्चित दिशा में घूमकर ठहरती है, तो ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपको आशा है कि बात समझ में आई होगी। आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा चित्र देख पा रहे होंगे चुंबकीय सुई के लिए। ठीक है, नॉर्थ से साउथ दिशा में जाती हुई चुंबकीय बल रेखाओं का यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इस चित्र को बना सकते हैं। इसके बाद आता है फिर ओस्टर्ड का नियम, ओस्टर्ड का प्रयोग। ओस्टर्ड ने अपना एक प्रयोग किया और उसने देखा कि
धारावाही आवेश, ठीक है, आवेश, गतिमान आवेश या विद्युत धारा, ठीक है, अपने चारों ओर क्या करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रयोग को देखा कैसे गया, देखिए इस प्रयोग को ऐसे देखा गया, सपोज कीजिए एक तार है, उसमें विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ऐसे है, ठीक है, जब इसके समीप कोई चुंबकीय सुई लेकर के आ जाएगी तो चुंबकीय सुई इस दिशा में विक्षेपित होगी, ठीक है, आप इसके ऊपर अगर चुंबकीय सुई ऐसे रखोगे तब भी ऐसे विक्षेपित होगी, ठीक है, अगर आप ऐसे रखोगे तो ये चुंबकीय सुई इस दिशा में विक्षेपित होगी, ठीक है, ऐसे रखोगे ना तो ऐसे विक्षेपित होगी, क्योंकि धारा की दिशा कैसे है, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में धारा की दिशा है, तो आप सुई को ऐसे रखोगे ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप धारा की दिशा को बदल दे, ऐसे धारा की दिशा को उल्टी कर दे, तो आप जो ये चुंबकीय सुई ले रहे हैं, ठीक है, इसकी दिशा भी ऐसे रोटेट हो जाएगी, ठीक है, आप ऐसे रखोगे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, तो जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है उसी दिशा में चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, उसी दिशा में क्या होती है, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ये बात ओस्टर भाई साहब ने बताई थी, ठीक है, तो देखिए इस बात को यहाँ पर लिखा कैसे गया है ये देखिए, ठीक है, ओस्टर के नियम अनुसार कोई भी गतिमान आवेश अथवा विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये बात तो हमने देख ली कि किस प्रकार से वो करता है, ठीक है, यहाँ लिखा कैसे गया है वो देखिए, ओस्टर के नियम अनुसार कोई भी गतिमान आवेश अथवा विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस बात को ओस्टर के प्रयोग से समझा जा सकता है कि जब किसी धारावाही चालक तार या परिपथ के समीप चुंबकीय सुई लाई जाती है तो वह चुंबकीय सुई धारा विद्युत धारा की दिशा में विक्षेपित हो जाती है। यदि तार या परिपथ में धारा की दिशा बदल दी जाती है तो चुंबकीय सुई भी बदली हुई धारा की दिशा में विक्षेपित हो जाती है। यहाँ होती है लिखा है, आप लोग लिखिए हो जाती है, ठीक है, और यदि तार में प्रवाहित यदि तार में विद्युत धारा प्रवाहित न हो तो सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, जिससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, आशा है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे का कार्य करते हैं। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब नंबर आता है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सेवर्ट का नियम। देखिए धारावाही चालक ऐसे, जैसे कि हमारे पास यह एक तार है, ठीक है, यदि हम इस तार के बाद इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो हमें पता है कि ओस्टर्ड के नियम अनुसार तार के अंदर धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तार के चारों ओर, ठीक है, अब हम सपोज मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमें इस तार के बाहर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि भाई बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है, तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु P से अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए ये इस बिंदु P से इस तार तक की दूरी, ठीक है, बिंदु P से तार तक की दूरी का हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, तार का पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये जो कोण बनता है यहाँ पे, ये कोण कितना बना हुआ है, ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का है या कम का है या 90 से ज्यादा का है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या पता होना चाहिए, इसके कोण का पता होना चाहिए, ठीक, इसके बाद फिर हमें क्या पता होना चाहिए, इस तार के, देखिए तार तो लंबा है, ठीक है, इस तार के पूरे के कारण अगर हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तार का कोई एक छोटा हिस्सा, ठीक है, तार का कोई एक छोटा हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर हम तार के किसी छोटे से हिस्से के कारण, लघु अवयव छोटे हिस्से के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर दे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर दे तो हम संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस बायो-सेवर्ट भाई साहब ने जो बताया, इन्होंने बताया कि लंबे तार में से किसी एक छोटे लघु अवयव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बात हमको बायो-सेवर्ट भाई साहब ने बताई है, ठीक है। लाइट आ गई, मैं स्टॉप कर दूं एक मिनट। तो चलिए लग गया आपको पता, ठीक है, तो बायो-सेवर्ट ने हमें ये बताया कि बिंदु P किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, तो चलिए बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ते हैं। देखिए इन्होंने बताया, सबसे पहले तो हम जानते हैं, ये बात तो हमें पता ही है कि तार में अगर धारा प्रवाहित होगी तो तार में तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखिए हम जानते हैं कि ओस्टर्ड
के नियम अनुसार धारावाही चालकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। इस तथ्य का अध्ययन 1820 ईस्वी में बायो सेवर्ट ने किया। इस तथ्य का दोबारा अध्ययन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट, दो अलग अलग आदमी हैं, ठीक है, बायो सेवर्ट ने किया। उन्होंने अनेक धारावाही चालकों का अध्ययन किया और बताया कि किसी धारावाही चालक के समीप चालक से r दूरी पर, किसी धारावाही चालक के समीप, चालक मतलब कारवां, ठीक है, चालक के समीप चालक से r दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब वो बातें देखते हैं कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर तथा लगा दीजिए, बायो तथा सेवर्ट लिखते टाइम, ठीक है। चलिए बातें देखते हैं। बातें देख रहे हैं, पहले मैं आपको एक चालक दिखाऊं, चालक का, ये देखिए एक चालक कार है, यहाँ पे हमने बिंदु P लिया और यहाँ पे बिंदु P डैश। मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, देखो मैंने बताया चालक कार के बाहर कोई बिंदु P हो और उस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र, अब आप ये लोग ये देखिए, तार तो गोल है, लंबा है, ठीक है, तार में यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो यहाँ भी होगा, इसके यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। चुंबकीय क्षेत्र तो चारों दिशाओं में कहीं भी हो सकता है तार के चारों ओर। हम बिंदु P को यहाँ लेंगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इस ओर बिंदु P लेंगे तो हमें इस ओर बिंदु P डैश मानना पड़ेगा। जैसा बिंदु P इस तरफ, ऐसा ही बिंदु P इस तरफ। अगर हम सपोज कीजिए बिंदु P इस तरफ लेते हैं तो हमें बिंदु P पीछे की तरफ भी लेना पड़ेगा, बिंदु P डैश, ठीक है, क्योंकि तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ऐसा थोड़ा ही कि इस साइड चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस तरफ भी होगा। अगर हम इस तरफ का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो हमें इस साइड का भी करना पड़ेगा, तभी हमें तार के चुंबकीय क्षेत्र का सही पता चलेगा। आगे बात समझ, ठीक है। तो अब एक बात और है, इसमें एक क्रॉस के द्वारा दिखाया गया बिंदु P और एक डॉट के द्वारा। क्रॉस और डॉट का मतलब यहाँ ये है, ठीक है, कि एक ये जो कागज के तल में है, ठीक है, ये जो बिंदु P है ये क्या है, ये कागज के तल में है। कागज के तल में मतलब देखो हम 3D में ऐसे तो समझा सकते हैं, यहाँ तो दिखा सकते कि एक बिंदु आगे है एक पीछे है, लेकिन बोर्ड पे थोड़ा दिखा सकते। बोर्ड पे जो आगे की तरफ बिंदु है उसको दिखाया गया है P डॉट के, ठीक है, और जो बिंदु पीछे की तरफ है उसको दिखाया गया है क्रॉस ऐसे। आगे बात समझ। तो चलिए अब देखते हैं, ये देखिए ये धारावाही चालक तार हो गया, इसका हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया dl, dl से r दूरी पर एक बिंदु P लिया और इसी प्रकार दूसरी साइड में एक बिंदु P डैश लिया, वो भी r दूरी पर है, ठीक है। अब हमें r दूरी का पता चल रहा है, dl अवयव हमने लिया जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे और हमने देखा इनके बीच का एंगल, ठीक है, कि भाई इनके बीच में एंगल कितना बड़ा होगा, ये बात चेक करिए, ठीक। तो एंगल बड़ा होगा थीटा, ये हमने मान लिया। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं ये बातें जिन पर ये विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है, वो बातें क्या क्या है देखिए। ये है नंबर 1, चालक के समीप बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती I। इस लाइन का मतलब है कि चालक के अंदर जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगी उतना ही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है। आगे बात समझ। चलिए दूसरा है, चालक के समीप बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक की लघु लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती dl। इस लाइन का मतलब है dl लंबाई जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि तार जितना लंबा होगा, जितना ज्यादा लंबा होगा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर आता है, चालक के समीप बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की लघु लंबाई dl तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जियो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB साइन थीटा अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। दोबारा से पढ़ते हैं, चालक के समीप बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लघु लंबाई dl तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जियो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB साइन अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है अगर ये एंगल छोटा है, ठीक है, एंगल छोटा है तो विद्युत क्षेत्र कम उत्पन्न होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कम होगा। और यदि एंगल बड़ा होगा, एंगल बड़ा होगा, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। एंगल छोटा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, एंगल बड़ा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे अगर तार पे अवयव लंबाई तो नहीं आ रही और बिंदु P आ रही है तो एंगल देखिए, एंगल ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ एंगल यहाँ पे छोटा बनेगा ये, ठीक है, यहाँ जो एंगल बनेगा ये छोटा बनेगा, ठीक। तो अब यदि बिंदु P को हम ऐसे 90 डिग्री पर कर लें तो एंगल बड़ा हो गया, ठीक है। इसको और बड़ा कर सकते हैं एंगल को, जितना बड़ा एंगल होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र होगा।
इसके बाद फिर नंबर आता है चालक के समीप बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P व DL के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इस लाइन का मतलब है कि चालक के लघु अवयव DL और बिंदु P के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, ठीक है, तार से बिंदु P ये वाला बिंदु P से तार की दूरी जितनी अधिक होगी, चुंबक क्षेत्र उतना ही कम होगा, ठीक है। और दूरी जितनी कम होगी चुंबक क्षेत्र उतना ज्यादा, दूरी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कम, दूरी कम चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, इसका मतलब उल्टा है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात आई समझ में, और ये सब हमने पहले इसलिए लिख रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी काम को खत्म किया जा सके। आगे आता है चारों तथ्यों को एक साथ मिलाने पर, चारों तथ्यों को हम एक साथ मिलाते हैं। जो चार बातें बायो तथा सीवर्ट भाई साहब ने बताई, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो बताया उन सब चीजों को एक साथ मिलाने पर क्या बनता है? dV अनुक्रमानुपाती I × dl sin θ/r²। जो चीजें यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है सब ऊपर की तरफ है, व्युत्क्रमानुपाती r² नीचे की तरफ है, बस इतना काम है। ये चिन्ह लगा है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाया और कांस्टेंट वैल्यू हम लोग लेके आए μ0/4π। हम लेके आए भाई बायो तथा सेवर्ट भाई साहब लेके आए, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे रखा μ0/4π। μ0/4π क्या है? जहां μ0/4π अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है तथा μ0/4π बराबर 10 की पावर -7 होता है। μ0/4π का मान क्या होता है? 10 की पावर -7। μ0 बराबर निर्वात की चुंबक की विद्युतशीलता, निर्वात में चुंबक की विद्युतशीलता, अर्थात निर्वात में चुंबकीय बल रेखाएं के चुंबकीय बल रेखा जो गति करती हैं उन बल रेखाओं को चलने के लिए कैसा कितनी विद्युतशीलता होती है, निर्वात में चलने के लिए कितनी सरलता से वो चल सकती है, उसको कहते हैं चुंबकशीलता। और वो क्या होती है? μ0। चुंबक के चलने की सरलता को चुंबकशीलता कहते हैं। तो निर्वात की चुंबकशीलता μ0, ठीक है। आगे बात सुनिए, ये है बात। तो अब आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद इसका मात्रक देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर आता है फिर इसकी विमाओं का, ठीक है, विमाओं मात्रक का। तो देखिए मैं इसका मात्रक लिखता हूँ। यहाँ पे हमें मात्रक लिखना है μ0 का। जिस चीज का हमें मात्रक लिखना होता है हम उसको अकेला करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से μ0 का मात्रक लिखूंगा। मैं पहले लिख दूंगा μ0 का मात्रक लिखने के लिए मैं लिखूंगा इसको μ0 बराबर dB। जो चीज इस तरफ गुणा में है वो उस साइड चली जाएंगी भाग में, और जो भाग में है वो चली जाएंगी गुणा। तो ये दोनों भाग में थे, गुणा में आ गए, और जो चीजें यहाँ गुणा में ऊपर की तरफ में आ जाएंगी नीचे, I × dl sin θ। अब जो चीज यहाँ कांस्टेंट है उनको हटा देंगे, क्योंकि कांस्टेंट राशि को मात्रक लिखते हैं, जैसे 4π है sin θ, इसको हटा देंगे, बाकी लिख देंगे μ0 बराबर आ जाएगा dB/r² I/dl। ये हो गया, ठीक है। अब हमें देखो r क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, I क्या है? धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और dl क्या है? ये भी दूरी, इसका मात्रक मीटर। लेकिन dB b का चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो नहीं पता, तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालते हैं। आगे आने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है लोरेंज बल। लोरेंज बल होता है F बराबर qvb sin θ, ठीक है। तो यहाँ से sin θ तो हम हटा देंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है। तो sin θ तो हटा देंगे, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालें, b बराबर हो जाएगा F/qv। b बराबर F न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक कूलॉम आवेश का, और v होता है वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ जो ये जो लिखा हुआ है कूलॉम, क्यों बराबर क्या होता है? क्यों बराबर होता है I × t, क्यों बराबर I × t, ठीक है। या I = क्या t होता है, इस फॉर्मूले से I क्या I × t। यहाँ से कूलॉम आवेश का मात्रक कूलॉम बराबर I की मात्रा क्या होगा? 1 × इसका मीटर, ठीक है। I में कहा था कूलॉम, कूलॉम का मात्रक होगा, आवेश का मात्रक हो गया कूलॉम। I का मात्रक क्या होगा? I विद्युत धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, और इसका मतलब क्या होगा? समय का, समय का होगा सेकंड। तो जहां कूलॉम है, कूलॉम के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? एम्पियर × सेकंड। तो यहां कूलॉम, कूलॉम के स्थान पर होता है एम्पियर × सेकंड। तो ये हो जाएगा न्यूटन बटे में कूलॉम की जगह एम्पियर, एम्पियर × सेकंड, और गुणा में मीटर बटे में
सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या बचा न्यूटन बटे एम्पियर गुणा में मीटर, ये बचा। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ म्यू नोट बराबर, देखिए डीवी, डीवी का मतलब क्या है हमारे पास, देखो मैं न्यूटन को एन लिख रहा हूँ यहाँ पे, न्यूटन हो गया एन डिवाइड बाय एम्पियर को लिखूंगा ए, हो गया ए, ठीक है एम्पियर, मीटर को लिखूंगा एम, हो गया न्यूटन इनटू न्यूटन बाय एम्पियर इनटू मीटर। चलिए यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के स्थान पे क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर बटे आई के स्थान पे क्या आएगा एम्पियर, और डी के स्थान पे क्या आएगा, डी की तो दूरी है ये, इसलिए आएगा मीटर। अब देखिए तीन संख्याएं ऊपर नीचे करके रखी है, हमें इनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डिवाइड में एक लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे नीचे की संख्या की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वाला की मल्टीप्लाई, इस बात का सबको पता होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फिर म्यू नोट बराबर सबसे ऊपर किसमें मल्टीप्लाई एक में, तो एन एम स्क्वायर डिवाइड बाय ए की मैं करूंगा ए का स्क्वायर, एम की एम के साथ करूंगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो म्यू नोट बराबर क्या बचा हमारे पास, देखिए म्यू नोट बराबर आ गया n बाई ए स्क्वायर, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, हमें जो बुक में दिया जाता है, देखो जो आपकी बुक में दिया गया होगा वो होगा म्यू नोट का मात्रक बराबर न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर अथवा वेबर बटे एम्पियर इनटू मीटर, ये देख रखते हैं बुक में। ठीक है, ये बुक में होता है। तो देखिए हम लोगों ने तो म्यू नोट की वैल्यू निकाल दी, म्यू नोट का मतलब निकाल दिया, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, वो वेबर बटे एम्पियर इनटू मीटर कैसे आता है वो दिखाता हूं मैं आपको। चलिए ये तो हो गया, अब वो दिखाओ वो कैसे होगा। देखो म्यू नोट बराबर क्या होता है, म्यू नोट बराबर होता है न्यूटन बटे में एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर को मैं ऐसे लिख सकूं एम्पियर गुना एम्पियर, एम्पियर गुना एम्पियर, उसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें आ रहा मीटर, तो चलो यहाँ मीटर का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे ऐसा देखो, अगर हमने नीचे मीटर का मल्टीप्लाई कर दी, मैथमेटिक्स क्या है, गुणा मैथ में है कि अगर किसी संख्या का कहीं गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या का भाग भी करो, और भाग कर रहे हैं तो उसी संख्या का गुणा भी करो, तो हमने मीटर का गुणा तो कर दिया, ऊपर की तरफ तो नहीं गुणा कर। अगर मैं मीटर से मीटर को काट दूं क्या बचेगा, एक का गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ ऐसी कंडीशन आ रही है कि हमने कुछ करा भी नहीं और कर भी बहुत कुछ दिया। ठीक है, अगर मीटर से मीटर को काट दे तो कुछ नहीं होगा, और जो मीटर से मीटर को ना काटे तो फिर बहुत कुछ होना। चलिए देखिए अगर हम इसमें क्या चाहिए, एम्पियर इनटू मीटर, देखो एम्पियर इनटू मीटर को बचा दो, बाकी जो बचा वो वेबर के इक्वल है, न्यूटन इनटू मीटर इनटू एम्पियर क्या होगा वेबर, और बटे में क्या बचेगा एम्पियर इनटू मीटर, ये हो। ठीक है, न्यूटन इनटू मीटर अपॉन एम्पियर की जगह पे लिखा गया वेबर। ठीक है, बाकी जो बचा एम्पियर इनटू मीटर वो जो बचा। ठीक, तो ये जो वेबर लिखा गया वो न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर के स्थान पे लिखा गया। ठीक है, इस प्रकार से वो वेबर बटे एम्पियर इनटू मीटर बनाया है। ठीक, तो चलिए आप लोग ऐसा कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या लीजिए, अभी वीमा रहेगी, वीमा और निकाल दो, म्यू नोट की वीमा निकाल दो साथ में साथ। तो इसकी म्यू नोट का मतलब क्या है, म्यू नोट का मतलब है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, इसका न्यूटन की वीमा mlt-2 डिवाइड बाय, लेकिन बल की न्यूटन की वीमा एक ही बात है, न्यूटन बल न्यूटन मतलब वीमा। ठीक है, एक ही ए एम्पियर की वीमा तो ऐसे लिखी जाएगी, ऐसे नोट करिए। तो टोटल क्या है mlt-2 a-2, ये आ गई हमारे म्यू नोट की वीमा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। तो चलिए अब नंबर आता है निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध। चलिए देखिए इसका संबंध क्या दिया है, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर क्या होता है 10⁻⁻⁷, और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक लिख दें इसके साथ न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसी के साथ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट कहां आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे ये तो होता है एप्सिलॉन नॉट, यही तो आता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें तो ये संबंध निकालना, तो संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे, अब चलो इसकी वैल्यू पुट करो 9 × 10⁻⁹, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर
डिवाइड बाई सी स्क्वायर कूलम स्क्वायर, सी मतलब कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से भाग करेंगे तब जाके हम संबंध के बारे में पता चलेगा इनमें संबंध है क्या। चलिए मैं बता रहा हूं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर तो करो चलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर में 10 की पावर -7 बटे में 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। देखो हमने समीकरण का एक भाग कर दिया, ठीक है, समीकरण के दूसरे हिस्से को भाग कर दिया, समीकरण के जो मात्रक है इनको भी भाग करेंगे। इनको भाग कैसे करेंगे, न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर, ये म्यू नॉट का मात्रक हो गया डिवाइड में न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। चलिए अब इनको बीच वालों की मल्टीप्लाई और जो सबसे नीचे है उनकी सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये म्यू नॉट इनटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो जाएगा 4 पाई बराबर, यहां देखिए यहां लिखा होगा 10 की पावर -7, मैं क्या कर रहा हूं -7 को नीचे लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 16 प्लस का, ठीक है, माइनस की पावर नीचे आ प्लस की हो जाएगी ऐसे। अब यहां है ये मात्रक लिख देखिए, मात्रक के ऊपर इसकी मल्टीप्लाई यहां सबसे नीचे वाली के सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा न्यूटन इनटू कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पीयर स्क्वायर इनटू में न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर ऐसे। आगे बात समझ, ये ऐसे हो गया, ठीक। अब आगे करते हैं 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया, सीधी बात है, ठीक है। क्या बचा म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये बचा बराबर 1/9 गुणा 10 की पावर 16 लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेटिस्फाई कर लें, देखिए क्या बराबर क्या होगा, क्या बराबर होगा i * t, पता है ना सब, क्या बराबर i * t, तो c बराबर क्या होगा a * सेकंड, c बराबर क्या होगा a * सेकंड, ठीक है। तो यहां से c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं a * सेकंड, ठीक है, एम्पीयर * सेकंड ये लिखा जाएगा। तो मैं यहां लिख दूं, यहां न्यूटन से तो न्यूटन कट कर दूं, कूलम की जगह पे एम्पीयर का स्क्वायर इनटू में सेकंड का स्क्वायर ऐसे, ठीक है, एम्पीयर स्क्वायर इनटू सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पीयर का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, जो यहां में चला है चलो एम्पीयर से एम्पीयर कैंसिल, तो क्या होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुणा 10 की पावर कितना है यहां पे 16 ये, ठीक है। अब यहां पे बचा क्या सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो यहां लिखा सेकंड अपॉन मीटर है, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, तो दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले, क्या फर्क पड़ा, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले। अब देखो होल स्क्वायर में ये बात चेक करो, ये जो संख्या है हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड बाय मीटर लिखा हुआ है, हमेशा ऐसे तो लिख सकते हैं 1/m/में सेकंड, ये सबसे ऊपर जो लिखी संख्या है उसको सबसे नीचे डिवाइड करके तो भेजा जा सके, ये मैथ का रूल है, ठीक है। ये आती कहां पे है संख्या, ये सबसे नीचे से तो सबसे ऊपर जावे, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीन संख्या होगी तो सबसे नीचे वाली संख्या तो सबसे ऊपर जावे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बटे में एक तो है, इसकी वापस से हम मल्टीप्लाई करते तो नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 × 10⁻16 और इसको ले आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा m/सेकंड और इसका होल स्क्वायर ऐसे, होल स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है। अब आप लोग चेक कीजिए, अगर इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर देखिए 1/3 गुणा 10 की पावर 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में, और इसको मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ये होगी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 क्या हो गया, 3 × 10 की पावर 8 हो गया प्रकाश की 4, और प्रकाश की 4 का मतलब क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया कूलम का मतलब, ठीक है। तो देखो यहां भी स्क्वायर दोनों स्क्वायर की फॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपॉन इसे हम लिख सकते हैं c, ठीक है, इनटू में मीटर बाय सेकंड, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लूं, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दोनों के दोनों अंडर रूट में हो जाएंगे, हो जाएगा 1/c² m² अपॉन सेकंड स्क्वायर ऐसे, ठीक है। ये दोनों का होल स्क्वायर कर दो ऐसे, चलो सब कुछ अंडर रूट में, तो यहाँ आएगा
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर में 1/c मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, सेकंड बस, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड ये आ गया, ठीक है। और यहां से हम लोग अगर करना चाहे c को इस साइड कर दें, c बराबर 1 अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन, ये बचा देखो, ठीक है। तो इन दोनों में जो संबंध आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्रकाश की चाल का, दोनों के दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, प्रकाश की चाल। चलिए प्रकाश की चाल को और डिफाइन करते हैं, c बराबर 1 इसकी विमा क्या है, म्यू नॉट की विमा, म्यू नॉट की विमा dv हमने निकाली थी, उसकी विमा आई थी m/L/t - 2 a - 2, ये थी जी इसकी विमा, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की विमा, भैया मुझे नहीं पता एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे है। देखो अगर ये चीज यहाँ फ्रेम में आ रही हो, मैं देख लूँ एक बार, तो मैं तुम्हें यहाँ एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने सिखाऊंगा। हाँ आ रही, देखो एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकाली। सबसे पहले तो हम पता होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला कहाँ है, एप्सिलॉन नॉट कहाँ लगे, एप्सिलॉन नॉट लगे बल के फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 r², ये फॉर्मूला पढ़ो। यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई f Q1 r², ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का अब यहां से फॉर्मूला दिख रहा है, जो कांस्टेंट वैल्यू उसका तो होगा नहीं कुछ भी, ठीक है। विमा निकालो, इसकी बल की विमा क्या होगा, m/t - 2 हो गया, क्या होगा Q1 Q2 की गुणा करें क्या होगा, Q² यानी कि कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है, बटे में कूलम्ब। अच्छा कूलम्ब, चलो एक दो मैंने कूलम्ब लिख दिया, यहां न्यूटन लिख दो, नीचे यहां न्यूटन लिख दो, f की जगह न्यूटन, बल न्यूटन, ठीक है, बल न्यूटन हो गया, कूलम्ब हो गया, r क्या है, r है दूरी, r दूरी को क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या आ गई, देखो 1 न्यूटन की विमा m/L/t - 2, ठीक है, c की विमा at, पर इसका स्क्वायर है तो a का स्क्वायर t का स्क्वायर बटे m का m की विमा क्या हुआ है l, इसका भी स्क्वायर, ठीक है, ये लो। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर a m को लेकर चलो ऊपर, m की पावर -1, ठीक है, l की पावर -3, t की पावर 2 और t की पावर 2, यहाँ -2 है, ठीक है, -2 पर जाएगा प्लस कर दो तो ये हो जाएगा t की पावर 4 और a की पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब यहाँ पर कर दो एप्सिलॉन नॉट की m - 1 l3 t की पावर 4 a - 2 -2 + 2 a + 2 है भाई, और ये ऐसे, तो c बराबर, और ये सब का सब अंडर रूट में है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे m1 m1 प्लस का माइनस का और माइनस का प्लस का कैंसिल, l देखो 2l तो यहाँ चेक करो, 3l तो यहाँ पे है, l की पावर क्यूब माइनस की l की पावर 3 किसकी, माइनस की, माइनस l में से 2l जाएगा क्या बचेगा, 1l जाएगा क्या बचेगा, माइनस पर 2l, l की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ t है, t की पावर 2 और t की पावर +4, तो क्या आ जाएगा, t की पावर 2, a की पावर -2, a की पावर -2 कैंसिल, और ये क्या है अंडर रूट, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, c बराबर अंडर रूट हटाएंगे, दोनों का स्क्वायर है तो क्या बचेगा, l की पावर -1 t की पावर 2, ठीक है, डिवाइड, और यहाँ से c बराबर आ जाएगा फिर ऊपर, तो जब ये ऊपर की तरफ होगी माइनस की पावर तो ये क्या हो जाएगा, l पॉजिटिव हो जाएगी पावर और t की पावर, और t का मान आओ नहीं यहाँ पे t की पावर 1, ठीक है, ऊपर आ जाएगी माइनस की पावर। तो ये किसका, ये किसकी विमा है, ये तो वेग की विमा है, वेग की विमा, और वेग और चाल एक ही तो बात है, ठीक है, बस वेग में दिशा होती है, ठीक है, समय होता है, समय के साथ चाल में परिवर्तन को वेग है, और ये क्या है, ये भी तो चाल ही है। तो देखो प्रकाश के चाल की विमा निकाल दी हमने, ठीक है। तो दोनों का संबंध क्या है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का अगर दोनों का डिवाइडेशन करें, दोनों को भाग करें, तो उनके दोनों के मिलने से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, प्रकाश की चाल निकलता है, ठीक है। दोनों के संबंध से क्या बनता है, प्रकाश की चाल, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रकाश की विमा निकाल के इस बात को प्रूव करा। आप लोगों को अगर ये समझ में आ चुका है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से पीछे से देखिए इसको, ठीक है, और अच्छे से नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब नंबर आता है धारावाही चालों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो धारावाही चालों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा कैसी होती है उसको याद करना है, ठीक है। तो इसके लिए दाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ की हथेली का नियम है, और एक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पैच करना, ठीक है। मैं यहाँ आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ स्पेस भी छोटा लिखने का, आप लोग लिख लीजिए दूसरे के लिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पैच करना, ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पैच करना। चलिए
तो शुरू करते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम, यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर इशारा करे या संकेत करे जिस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। हथेली के लगभग धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। पढ़ दिया तो समझ में आया? नहीं आया तो चलो ये देखो, ये देखो एक तार है, ठीक है, और इसमें धारा यदि ऊपर की तरफ प्रवाहित हो, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हमें अपने दाएं हाथ को, एक सबसे बड़ी बात तो ये है दाएं बाएं का तो पता होना, दाएं यू है यू है, पता करना दाएं कौन सा है। तो ये एक सिंपल निंजा टेक्निक है दाएं बाएं चेक करने की। लेफ्ट राइट तो सबको पता होता है, दाएं बाएं का नहीं पता होता। तो दाएं बाएं का तो कैसे पता कर सकते? जिस साइड दिल है, ठीक है, दिल की बात नहीं, चलो जिस साइड दिल होवे उस साइड दायां नहीं होता, समझिए, जिस साइड दिल होवे उस साइड दायां नहीं होता, दायां दिल के अपोजिट होवे, दिल की दूसरी साइड, ठीक है, दैट दिल दाएं इस तरफ, ठीक है, दाएं होगा फेफड़ों की तरफ, जिस तरफ सुनसान पड़ा मामला, ठीक है, और दाएं तरफ दाएं दिल की तरफ क्या होगा? बायां हाथ, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो, दिल की साइड बस दाएं नहीं होता, एक बात याद रखो, एक हाथ को याद रखो, बायां का ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। तो चलो हां पूरा अच्छा देखो भाई, एक तार ले लिया हमने, तार लेने के बाद क्या करना हमें, इसमें तार के पार कहीं बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो तार के चारों तरफ बिंदु P तो कहीं भी हो सकता है, बिंदु P यहाँ 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 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें जिस भी सपोज कीजिए मुझे बिंदु P यहाँ है, बिंदु P है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, तार में तो धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, मुझे इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है? मैं ना अपने दाएं हाथ का हथेली को ऐसे फैलाऊंगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे रखूंगा, जिससे कि अंगूठे की जो दिशा है धारा की दिशा में, चालक में प्रवाहित धारा ऊपर की तरफ, तो अंगूठे की दिशा भी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, और ये उंगलियां उस ओर होनी चाहिए, उसकी तरफ होनी चाहिए जिस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है, ये बिंदु P को यहाँ बना दूं, ये रहा बिंदु P, ठीक है, और ये रहा तार, और मुझे चेक करना उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो मैं कैसे करूंगा? दाएं हाथ लिया, ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ये नहीं, अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में होगी, ये उंगली किसकी तरफ इशारा कर रही? बिंदु P की ओर, ठीक है, और बिंदु P हो रहा, बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा। हथेली को धक्का कैसे दिया जा सके? हथेली को धक्का दिया जा सके या तो ऐसे, ठीक है, या ऐसे, ठीक, हथेली को धक्का देना। अब ये तो हथेली का बैक पॉइंट हो गया, ये तो हथेली की होती है, हथेली कहां है? ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो हथेली को धक्का देने की दिशा, हथेली को धक्का कहां दिया जाएगा? इस साइड है, यहां से ऐसे धक्का देंगे, ठीक है। तो ये देखो, जब दाएं हाथ को ऐसे रखा जाएगा, अंगूठे को धारा की दिशा में, उंगलियों को बिंदु P की दिशा में, तो हथेली को धक्का देने की दिशा में क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। इसका मतलब बिंदु P को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी? इसको, आगे बात समझ में, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे आपको बिंदु P नजर आ रहा, ठीक है, और आपको मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ये हो गया हमारा तार, धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी, मैंने ऐसे लगाया इसको, ठीक है, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ने के बाद बिंदु P कहां है? बिंदु P मेरे सामने, ठीक है, बिंदु P इन उंगलियों के सामने, और उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? हथेली को धक्का कैसे दिया जाएगा? इस ओर, ठीक है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? इस ओर, बिंदु P जहां भी होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? ऐसे, ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहाँ, ये तार होगा, इसमें दिशा धारा की दिशा ऊपर की तरफ, यहाँ बिंदु P हो गया, ठीक है, और बिंदु P पे दिशा कैसे बढ़ेगी? बिंदु P पर दिशा बढ़ेगी अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर, लेकिन अंदर की ओर हम तीर का निशान लगा सकते हैं, दिक्कत तो वाली, ठीक है, अंदर की ओर तीर का निशान लगा सकते हैं। ये तीर का निशान बोर्ड की तरफ गया हुआ है, ये तीर का निशान कैसे गया हुआ है? बोर्ड की तरफ। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये धारा की दिशा, ये बिंदु P को प्रदर्शित कर रहा, और इस उंगली को ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक है, जिस दिशा में ये उंगली मुड़ेगी वो ही दिशा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की होगी, ठीक है। आगे बात करना, देखो ये बिंदु P पर ये विद्युत धारा की दिशा होगी, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, ये बिंदु P की दिशा, और जिस तरफ की उंगली मुड़ सके है, उंगली की सोच मुड़ेगी इस ओर, तो ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है, ऐसे। अब बात करते हैं इसको लिखा क्या गया, ठीक है। यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, अंगूठा के जो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तथा पहली हुई उंगली बिंदु P पर बिंदु P की ओर इशारा करे, बिंदु P की ओर इशारा करे, बिंदु P की ओर इशारा करे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गया, बिंदु P की ओर इशारा करे, जिस बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत होता है मतलब आर पार, ठीक है, हथेली ये रही, इसको धक्का दिया जाएगा, ठीक है, हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब दूसरा देखते हैं दक्षिणावर्ती पेंच में। इसमें ये बताया गया कि दक्षिणावर्ती पेंच में वैद्युत धारा को ऐसे पेंचकस नीचे की ओर, ये पेंच की नोक है नीचे की तरफ, ठीक है, जब पेंचकस को ऐसे कसा जाएगा, ऐसे कसा जाएगा, ये अंगूठा, ठीक है, पेंचकस को ऐसे कसा जाएगा तो ये जो पेंचकस की नोक है ये धारा की दिशा में होनी चाहिए। यदि धारा विद्युत धारा नीचे की तरफ प्रवाहित होगी तार में, ठीक है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, ये जिस ओर अंगूठा इशारा करेगा उस ओर क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये हमारा पेन हाथ है और इसमें मुझे एक पेंच लगाया और ये एंड, ठीक है, ऐसे ऐसे जब एंड होगा ना तो धारा की दिशा नीचे की तरफ और अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। अंगूठे की दिशा क्या कहलावे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आगे बात समझ में, तो इसे देखो, यदि हम पेंच कसते समय पेंचकस को इस तरह घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा को आगे बढ़े, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, जब पेंच को कसूंगा तो नोक अंदर ही जाएगी ना, तो चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, ठीक है, पेंच जिस दिशा में बढ़ेगा उसी दिशा में धारा जाएगी। इसका मतलब ये है घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, जिस दिशा में अंगूठा घूमता है, यहां से मैंने वहां गलती कर दी। यदि हम पेंच कसते समय पेंच को इस तरह घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेंचकस को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही दिशा चालक में बहने वाले चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा नाम, 10वीं में पढ़ाया, जल्दी ही स्क्रीन से बदल बाकी काम कर रही है। तो आशा है आप लोगों को हमारे द्वारा ये बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे चैनल पर हम धीरे धीरे करके इसी ही चैनल पर पूरी फिजिक्स को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और धारावाही कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।